हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8th चैप्टर जो है वो करेंगे, जो कि हमारा होगा एडवांस वर्ब का। वर्ब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारी बेसिक वर्ब्स थी चैप्टर 1 में। आज हम लोग एडवांस वर्ब करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है ही। साथ ही साथ अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता ही है आज के टाइम पे इंग्लिश का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है इंग्लिश, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है ये। तो इंग्लिश की नॉलेज तो आज के टाइम पे होनी ही चाहिए सबको, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की स्किल ही होती है, ठीक है। कोई भी आपको एडिशनल लैंग्वेज आती है तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसके एडिशनल आगे चल के, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। यहाँ पर दिया हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो पहला है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फिर है ट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बाद है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये हैं क्या, इनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहले हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। फाइनाइट वर्ड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको पहले क्लियर कर लेती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ठीक है। तो फाइनाइट शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा, वैसे सिंपल ही है। फाइनाइट शब्द का मतलब होता है सीमित, ठीक है। तो जो फाइनाइट वर्ब्स होती है ये जो है इनका एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनका एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स जो है यहाँ पे इज़ आर, इनका एक ही जो है सब्जेक्ट होता है जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इज़ और आर। नेक्स्ट देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी पर्सन या संख्या में लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि एक ही इनका सब्जेक्ट होगा या लिमिटेड नहीं होंगे। जैसे कि आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, शी वॉन्ट्स टू गो अब्रोड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनफाइनाइटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। जब आपने यहाँ पर देखा हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो था आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, तो आई लाइक वॉचिंग जो है यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ये जेरंड है, ठीक है। ये कोई सिंपल वर्ब नहीं है, ये जेरंड है। जेरंड बोलते हैं जहाँ पर जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, उसको जेरंड बोल देते हैं, जिसको हम एक नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, एक सेकेंड, ये आज पता नहीं ऐसे प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, ठीक है। तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है 3 प्रकार के देखेंगे। पहले हम लोग इनफाइनाइटिव देख लेते हैं। इनफाइनाइटिव वर्ब क्या होते हैं? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जहाँ पर, उसको बोल देते हैं इनफाइनाइटिव। इनफाइनाइटिव एक प्रकार का नाउन है, ठीक है, जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, अतः हम इनफाइनाइटिव को वर्ब नाउन भी कहते हैं। तो इनफाइनाइटिव जो वर्ब होता है उसको हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है टू अर इज़ ह्यूमन, ठीक है। तो देखो अब टू अर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इसको हम नाउन की तरह भी ले सकते हैं और इसको यहाँ पर हम किसकी तरह ले सकते हैं, वर्ब की तरह भी ले सकते हैं, टू स्टडी को, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टडी एंड आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये जो है ना वर्ब एक तरीके से नाउन की तरह भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पर वर्ब की तरह भी यूज़ हो रहा है। अभी इसको आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आप देखोगे तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, आई नो। जैसे वाक्य वर्ग में टू अर यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा जिसके आगे हमारी वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, टू, अर और इज़ लग गया है, तो यानी कि ये हमारा क्या था, हमने इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया था यहाँ पे। तो टू अर को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया। वाक्य टू में हमने टू स्टडी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया, ठीक है। यहाँ पर देखो आई वॉन्ट टू स्टडी, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया हमने। और वाक्य थर्ड में अगर देखेंगे टू स्टडी जो है वांट का सब्जेक्ट है, ठीक है। वाक्य थर्ड में टू स्टडी जो है वांट का ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है। और लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो टू स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आई वॉन्ट टू स्टडी, तो आई वॉन्ट टू स्टडी जो है यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पे वर्ब की तरह कर रहा है, लेकिन सिंपली हमने ये बोला ना आई वॉन्ट टू स्टडी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है ना हमारा, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये इनफाइनाइटिव जो होते हैं ना, इनका कोई अपना वो नहीं होता। आप कह सकते हो कि ऐसे हम बोलते हैं ना, इसका कोई अपना कोई वो नहीं है कि ये एक जगह स्थिर नहीं रहता या रहती, कभी इधर इधर की बातें करना, कभी उधर की, ऐसे समझ रहे हो, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। कभी आप मान लो कि अब फ्रेंड सर्कल होता है तो ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो इसकी फ्रेंड हूँ, नहीं मैं इसकी फ्रेंड हूँ, ऐसे ही मान लो। जो इनफाइनाइटिव वर्ब है ना, ये भी ऐसे करता है, कभी किसी का फ्रेंड बन जाता है, कभी किसी का फ्रेंड बन जाता है। तो कोई फाइनाइट नहीं है इसका, स्थिर नहीं रहता, सीमित नहीं है ये कहीं पे, ठीक है, चेंज होता रहता है। आगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे आप लोगों को, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो, ठीक है। इसीलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन है, लेकिन वर्ब के गुण को बनाए रखा है, वर्ब की तरह ऑब्जेक्ट इंग्लिश ले रहा है, ठीक है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमने यूज़ करा यहाँ पर टू अर, तो ये जो है यहाँ पर क्या था, हमारा नाउन था। ऐसे ही बी, अब हम जेरंड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होंगी, बट ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका कोई ऐसा कोई यूज़ है नहीं, बट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी होता है, ठीक है। अब हम जेरंड के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जेरंड आपको ध्यान रखना है। जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जेरंड ही होगा, लेकिन जेरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि जेरंड वर्ब की तरह आईएनजी में ख़त्म होता है, ठीक है, लेकिन प्रयोग में वह नाउन है। तो जेरंड जो है, आपको लगेगा देखने में कि आईएनजी लगा है, तो वर्ब है, क्योंकि स्विमिंग, ड्राइविंग, लेकिन आपको याद रखना है कि जब हम इसको जेरंड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं नाउन की तरह। जेरंड जो होता है नाउन होता है। जैसे कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग अगर अकेले देखते हो तो आपको लगता कि स्विमिंग कर रहा है, आईएनजी लगा हुआ है या कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्विमिंग जो है हमने नाउन की तरह यूज़ की है, क्योंकि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखो, आई लर्नड ड्राइविंग, मैंने ड्राइविंग सीखी, तो यहाँ ड्राइविंग जो है एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आई लव वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ पर जो वॉचिंग है ये जेरंड का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। वाक्य एक में अगर आप देखेंगे तो स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। वाक्य टू में ड्राइविंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। और वाक्य थर्ड में आप देखेंगे कि वॉचिंग जो है वॉचिंग लव का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो वॉचिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पर स्विमिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के आगे क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। आई लर्नड ड्राइविंग, जो लास्ट में आता है उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो ड्राइविंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लव वॉचिंग टेलीविज़न, यहाँ पर ये काम कर रहा है आपका वर्ब का, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का और यहाँ पर वर्ब का, ठीक है। तो जेरंड तीन तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं। ये चीज़ें खाली आपको पता है क्यों याद रखनी है, क्यों देखना है ये चैप्टर, इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जेरंड वगैरह, जिससे कि आपके सामने कभी ऐसा ना हो कि जैसे कि आ जाए वॉचिंग इज़, स्विमिंग इज़, इन आप बोलोगे कि यार कि हम तो हमेशा वर्ब के पहले लगाते थे इज़ आई एम आर, लेकिन यहाँ पर वॉचिंग स्विमिंग इज़ क्यों आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्विमिंग तो वर्ब है, नहीं, स्विमिंग जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसीलिए बस आप जब एग्जाम में देखो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये यार आईएनजी के बाद इज़ क्यों आ रहा है, ठीक है, ये नाउन की तरह यूज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वॉचिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है, इसलिए जेरंड नाउन होते हुए भी वर्ब के गुण में को बनाए रखता है। नोट करने वाली बात है, कोई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है,
कई वर्ब्स ऐसी होती हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यहाँ टू के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आपका आईएनजी का होगा। आपने ज़्यादा देखा होगा, आई वॉन्ट टू गो टू द स्कूल, आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई वॉन्ट टू गो होम, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है आई वॉन्ट टू गो, जैसे कि आपको एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जेरेंट देख रहे हैं ना, तो आप टू के बाद आपको आईएनजी वाला देखने को मिलेगा। वैसे आपने हमेशा सुना होगा कि टू के बाद जो वर्ब यूज़ होता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, लेकिन जब हम जेरेंट की तरह यूज़ करते हैं तो आईएनजी की तरह होता है। आगे देखते हैं, वर्ब प्लस यूज टू, एक्स्टम टू, अवर्स टू, विद आ, व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। तो इनके जो है मीनिंग भी लिखे हुए हैं हिंदी में, आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर वर्ब्स दिए हुए हैं, जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पर आपको एडजेक्टिव फ्रेज जो भी है यहाँ पर, इनके साथ आपको बाद में टू के साथ यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है, सॉरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू भी देखा, ये सारे वर्ड्स आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे बस, कि इनके बाद टू के बाद हमें क्या यूज़ करना है, आईएनजी वाली फॉर्म्स यूज़ करनी है। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट वैन ही वॉज इन लंडन। देखो अब यहाँ पर जो है ना, हम बोलते हैं ना ही यूज टू डू दैट, ही यूज टू गो देयर, वो यहाँ पर जाया करता था, खाया करता था, वो एक डिफरेंट सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर ही वॉज यूज टू यहाँ पर मतलब है वो किसी चीज़ का आदी है, ठीक है, एडिक्टेड है, कुछ भी है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू में ख़त्म होता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की जो फॉर्म होगी वो आईएनजी वाली ही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। यहाँ टू प्रपोजिशन है, टू जो है यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। फॉरवर्ड टू आ गया ना, तो हमने यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगाई। ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग, तो गिवन टू भी हमने देखा ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये वाला वर्ड है एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है वो, ठीक है, गिवन टू ड्रिंकिंग, तो हमने आईएनजी वाली यूज़ की। नेक्स्ट है, ही इज़ प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रोन टू के बाद हम लगाएंगे ही गॉट यूज टू, वो आदी हो गया है, टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन, ठीक है। लेकिन मोडाल यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। अगर कोई भी मोडाल है, अभी मैंने आपको बताया ना, ही यूज टू गो, ही यूज टू गो टू गो देयर, ही यूज टू गो, क्या बोले, कुछ भी बोल सकते हो, ही यूज टू ईट मैंगोज, ही यूज टू ईट जंक फूड, मतलब वो जंक फूड खाया करता था। तो यहाँ पर आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मोडाल का काम कर रहा है। हम वर्ब के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, मोडाल की तरह यूज़ हुआ है आई यूज टू का। नेक्स्ट हम देखेंगे, वाक्य डी एंड ई के बीच का अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर यूज टू के पहले वर्ब हो, तो उस यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाएगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना हिंट दे दिया है कि आप कैसे सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं है तो आप क्या करेंगे, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर यूज टू के पहले वर्ब है, जैसे कि इज, आई एम, आर, ये सब है, तो आईएनजी वाली लगाएंगे। ये आदत को दर्शाता है, यूज टू जो है आदत को दर्शाता है, ये पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है, ठीक है, जैसे कि वो जाया करता था, खाया करता था, और यूज टू कोई आदत होती है। ये किसी भी टेंस में हो सकते हैं, और यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, सी, पार्टिसिपल जो शब्द, अब हम पार्टिसिपल के बारे में देखेंगे क्या होता है। जो वर्ब या एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं वह पार्टिसिपल्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे हियरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट द रेस्टोरेंट, थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो पार्टिसिपल्स जो अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, दोनों का कार्य करते हैं, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। ठीक है, जैसे कि ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हेयरिंग और थिंकिंग जो है ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहा है, जो है यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है ये, यहाँ पे हमने देखा। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। जैसे कि आपको मैं एक बार यहाँ पर देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जैसे कि हमने यहाँ पर इसको जेरंड, आपको कैसे पता चलेगा ये जेरंड है या नहीं है, इसको आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये जेरंड है या पार्टिसिपल है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। बट और ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, बस इतना है, आपके दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए। जैसे कि हेयरिंग द नॉइज़ वी रस्ट आउट द रेस्टोरेंट, तो आवाज़ सुनने के बाद, आवाज़ सुनते ही हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर भागे। ठीक है, ऐसे ही थिंकिंग ऑल इज़ वेल ही वेंट टू बेड, सब ठीक है ये सोचने के बाद वह सो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ ये सुना तो ये हुआ, ये सोचा फिर ये हुआ, इस टाइप की चीज़ें होती हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं यहाँ पे, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, ये पास्ट में हम देख रहे हैं, पास्ट में क्या होता है हमें से पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च। ठीक है, आई होप इतना ये सिंपल सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे, बट स्टिल मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। देखो इसने क्या बोला है आपको, पॉवर्टी, गरीबी के कारण उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, तो ड्राइवन बाय पॉवर्टी, ठीक है, के कारण, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, तो ही वॉज लेफ्ट इन लर्च, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अचानक से एकदम कुछ शॉक लगता है ना, लर्च वो हो जाता है, लर्च उसे बोलते हैं, जैसे कोई लड़खड़ा जाता है, एकदम से घबरा जाता है कि या मेरे दोस्त ने मेरे को धोखा दे दिया, इस टाइप का ये वर्ड है लर्च। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और आप लोग अपना आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप क्या कर सकते हो, अगर कोई सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसको तुरंत आप लोग ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट पर देखा कर कीजिए, इग्नोर ना करें, तुरंत देखें, इससे आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको जो आपकी जो इंग्लिश है, वोकैबुलरी है, वो अच्छी हो जाएगी। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवन है, डिसीव्ड है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट वाले में आईएनजी वाली जो फॉर्म्स थी वो सब प्रेजेंट पार्टिसिपल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसमें क्या बोला है, जब वाक्य में क्रिया के बाद यानी कि वर्ब के बाद एक कर्म की, यानी कि जैसे कि कर्म की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आई राइट एसे। ठीक है, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपने इसमें क्या बोला, क्रिया के बाद एक कर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा आई राइट, मैं लिखता हूँ, ऐसे, पर उसने साथ में ये भी बताया क्या लिखता है, ऐसे, तो उसने कर्म भी बताया क्या करता है। चिल्ड्रन फ्लाई, क्या उड़ाते हैं चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं क्या उड़ाते हैं, साथ में बताया काइट्स। तो यानी कि क्रिया के बाद कर्म की यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। वहीं अगर इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा हम सिंपली बोल सकते हैं बर्ड्स फ्लाई, शी स्लैप्ड। ठीक है, एक सेकेंड, हमें साथ में ऑब्जेक्ट की या फिर क्रिया के बाद कर्म बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो वर्ब का उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठते हैं। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो जो वर्ब के जो उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपली उसने ये बोल दिया ही किल्ड, आपको कैसे पता चलेगा कोई वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है
या नहीं है, मैंने आपको सिंपली बोल दिया। अगर वर्ब के साथ उसने कुछ बताया भी है कि मैं उड़ा रहा हूँ, पर क्या उड़ा रहा हूँ, पतंग। लेकिन अगर सीधा सीधा यही बोल दिया बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो ये हमारे इंट्रांजिटिव, वैसे भी ज़रूरत ही नहीं है इसके साथ हमें कुछ भी लगाने की, है ना। शी स्लेप्ट, वो सो गई, तो और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही बोला है कि जो हमारे ट्रांजिटिव होते हैं ना, उसमें हमें क्या का सवाल उठता है। जैसे कि मैं बोलूँगी आई, यहाँ पर बोला चिल्ड्रन फ्लाई, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं उड़ाते हैं, पर सवाल हमारा क्या उठेगा, क्या उड़ाते हैं। तो जहाँ पर हमारा सवाल क्या बन जाए तो आप समझ जाना वो ट्रांजिटिव अपने जो है वर्ब हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, ही किल्ड, उसने मार डाला, किसे, क्या मार डाला, क्या किल किया उसने, ही किल्ड अ रैबिट। आई हेल्प्ड, किसे, किसकी हेल्प की, आई हेल्प्ड हिम। मतलब इसमें आपको बताना ही पड़ेगा आपने वर्ब के बाद, ठीक है, क्या, किसे, क्यों का जवाब देना पड़ेगा। ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं। हैव, गेट, मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। मान्यता कर्ता, सब्जेक्ट किसी वर्ब को कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर करता है, यानी कि सब्जेक्ट किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट पर करता है। जैसे कि ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। हम कई बार पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगर हम पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करना चाहते तो हम ये यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव, जैसे कि ही गॉट कॉट, वो पकड़ा गया। द एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू आर इग्नोरेंस, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। कई बार वाक्य से तात्पर्य निकलता है कि कर्ता किसी कार्य को करता नहीं बल्कि कराता है, यानी एजेंट एवं सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कर्ता किसी कार्य को करता नहीं है बल्कि करवाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके कि उसने बोला कि उसने खाना बनाया, ठीक है। सिंपली आप क्या बोलोगे, उसने खाना बनाया। लेकिन अगर आप इसमें बात करोगे, इनडायरेक्टली बात करोगे, तो क्या बोलोगे, उसने खाना बनवाया। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेड का, गॉट का, हैव का। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई मेड हिम डू द होल वर्क, मैंने उससे सारा काम करवाया। तो अगर उसने ये बोलना होता कि मैंने काम किया, तो आई डिड दिस वर्क या आई हैव डन ऑल द वर्क, आई हैव डन होल द वर्क। तो लेकिन यहाँ पर उसने बोला आई मेड हिम डू द होल वर्क, उसने काम करवाया। ऐसे ही वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। गेट के अकॉर्डिंग टेंस यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। हमने उसको पुलिस से अरेस्ट करवाया। हैव द बॉक्स ओपनड, बॉक्स को ओपन करो, ठीक है। वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क, हमें सिस्टम को जो है वर्क करवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, सिस्टम से काम करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन बाय हिम। इसमें ये बोल रहा है कि इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन बाय हिम, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। हाँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ चीज़ें सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हमें समझ तो आ रहे होते हैं बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें बोला आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन बाय हिम, मतलब मैं तुम्हारा काम उससे नहीं करवा सकता या करवा सकती, ठीक है। इसका मतलब ये। तो मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि पैसिव वॉइस की तरह ये सेंटेंस बन रहे हैं। अगर हम पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह में यूज़ होते हैं या फिर ऐसे वगैरह में यूज़ होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये इसीलिए एडवांस लेवल का वर्ब आप देख रहे हो, यहाँ पर पढ़ रहे हो। अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे जो है वो समझने आने लग जाएंगी समझ में। अब यहाँ पर देखो, मेक, हैव एंड गेट का प्रयोग, बीच का अंतर देखो क्या होता है, ठीक है। गेट और हैव के प्रयोग के बाद एजेंट का उल्लेख बाय प्लस एजेंट के फॉर्म में होता है, लेकिन पैसिव वॉइस की तरह ही एजेंट का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी, ठीक है। मेक के बाद एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक है, ठीक है। मेक के बाद हम एजेंट का प्रयोग ज़रूर करेंगे। गेट या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, गेट या हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेक होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो गेट, हैव, मेक, इन सब में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ऊपर आपने एग्जाम्पल्स इसके देख लिए हैं ऑलरेडी, है ना। देखो यहाँ पर हमने मेक यूज़ किया। अब ये मत बोलना कि मेक नहीं है, यहाँ तो मेड है, कोई बात नहीं, मेक की सेकंड फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या डू यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और गॉट आ गया तो हमने क्या यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आ गया तो हमने यूज़ किया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये याद रखना है कि हैव और गॉट की, गेट के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेक के साथ यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये छोटा सा डिफरेंस है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वर्ब का प्रयोग, वाक्य में गेट, हैव या मेक टेंस के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने गेट को गॉट बना दिया, मेक को मेड बना दिया, ऐसे वर्ब का प्रयोग विभिन्न पैटर्न में हो सकता है। नीचे दिए गए कुछ पैटर्न में वर्ब का प्रयोग देखें। पैटर्न 1 देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो कन्फ्यूज़न हो रही होगी आप लोगों को। ये वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब के प्रयोग का सबसे साधारण पैटर्न है। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्य का अर्थ किसी भी कर्म के बिना भी स्पष्ट होता है। इस सेंटेंस पैटर्न टू पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सिंपली इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो हम ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि अब देखा था हमने, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, इनके साथ हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव जो है सेंटेंसेस वर्ब्स होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। द मून इज़ शाइनिंग, चंद्रमा चमचमा रहा है, चमक रहा है। द बॉय इज़ स्लीपिंग, बॉय जो है लड़का सो रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। तो इन सेंटेंसेस के साथ आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं कर सकते हो। आप लोग पैसिव एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, वो चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पैटर्न 2। पैटर्न 2 में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आएगा ही, साथ में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी या वर्ब लगा दिया और सेंटेंस हो गया, जैसे कि ऊपर हो रहा था। यहाँ पर आपको कंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या फिर एडजेक्टिव। इस सेंटेंस पैटर्न को भी पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जो हमारा ये पैटर्न 2 है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपका है, इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर देखो, दिस इज़ अ पेन, आपने दिस यूज़ किया, इज़ यूज़ किया, इसके साथ आपको इज़ लगा देना आपने, तो यहाँ पर आप कोई ना कोई कम्प्लीमेंट देना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा साथ में आपको। दिस इज़ अ पेन, दिस आप खाली ये बोलोगे दिस इज़, ये है, तो क्या है, ये एक पेन है। इट इज़ आई, ये मैं हूँ। ही लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखता है। आप बोलोगे ही लुक्स, वह दिखता है, तो कोई पूछेगा क्या दिखता है, हैप्पी, खुश दिखता है। माई फादर गॉट एंग्री, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सभी जो हैं आप पैसिव वॉइस में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इनके साथ आपको जो है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा, सिंपली आप नहीं लिख सकते। थर्ड पैटर्न क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे थे कुछ भी, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख होना ज़रूरी होता है। हमने क्या देखा था ऊपर, इंट्रांजिटिव जो वर्ब थी उसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं, उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब में हमें इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आई होप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी ओपनड द डोर, उसने गेट खोला, तो द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू शुड हेल्प योर सेल्फ, तुम्हें अपनी हेल्प करनी चाहिए, तो यहाँ पर यू शुड हेल्प के साथ हमें योर सेल्फ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो अर्थ पूरी तरीके से आपको इसका मीनिंग जो है स्पष्ट नहीं होगा कि आप बोलना क्या चाहते हो सेंटेंस में, ठीक है। अब पैटर्न 4 देख लेते हैं। पैटर्न 4 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, वर्ब भी आएगा, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि ऊपर हम देख चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं।
जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख पहले होता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो जो मतलब सामान्यतः आपका सजीव होता है, लिविंग होता है, उसके बाद हम लगाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला आई गेव हर माई बुक्स। तो देखो इनडायरेक्ट लगाया हमने पहले, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। हर, हिम, हिज, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और ये हमारे माई बुक, माई पर्स, हिज नोट्स, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आई गेव हर माई बुक्स, तो हमने पहले क्या लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग होते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड है आई बॉट हर अ पर्स, मैंने उसे एक पर्स दिलाया। तो आपने देखा हर तो लगा, साथ में अ पर्स भी लगा, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। थर्ड है हमारा ही शोड मी, साथ में हीज नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम साथ में लगाएंगे, लेकिन पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आपको पता ही चल गया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैटर्न 5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका प्रीपोजिशन, फिर आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है पैटर्न 5, आपको खाली पैटर्न पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, ठीक है। अगर पैटर्न 4 को हम इस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख पहले हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आप ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाए आपका, वैसे तो यूजुअली इनडायरेक्ट आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा, फिर हम इनडायरेक्ट लगाएंगे। जैसे कि आई गेव माई बुक्स टू हर, देखो पहले हम क्या लगा रहे थे, आई गेव हर माई बुक्स, सीधा हमने माई बुक्स लगा दिया। लेकिन अगर हमने पहले ही माई बुक्स यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, तो हमें पहले टू लगाना पड़ेगा, फिर हर लगाएंगे। आई गेव माई बुक्स टू हर, हम सीधा नहीं बोल सकते आई गेव माई बुक्स हर, नहीं, टू हर। या फिर सीधा आप ये बोलो सिंपल, आई गेव हर माई बुक्स। ऐसे ही आई बॉट अ पर्स फॉर हर, मैंने उसके लिए पर्स खरीदा या मैंने उसको पर्स दिलाया, ऐसे बोल सकते हो। तो हमने फॉर लगाया साथ में। ऐसे ही प्रपोजिशन है ये, ही शोड हिज नोट्स टू मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी धीरे धीरे। ये खाली आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। अगर एग्ज़ाम में आपको स्पॉट द एरर या सेंटेंस अरेंजमेंट्स आती हैं, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि अरेंजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में पहले क्या आएगा। पैटर्न 6 देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट तो आएगा ही, वर्ब आएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। ये आपका एक जो है वो बन जाता है पैटर्न। कैसे, ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया की वजह से हुआ है, या फिर नाउन एवं एडजेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं, मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है। ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया की वजह से हुआ है, ठीक है। या फिर नाउन एवं एडजेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ही पुश्ड द डोर ओपन। देखो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, ये तो हमें पता ही है, ही पुश्ड। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, ही पुश्ड द डोर ओपन। शी वॉश्ड द प्लेट्स क्लीन। आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एडजेक्टिव जो है उस अवस्था को दर्शा रहा है जिसमें क्रिया की वजह से हुआ। इसने पुश किया डोर तो वो ओपन हो गया, उसने अच्छे से प्लेट्स धोई तो क्लीन हो गई, उसे अपनी चाय जो है स्ट्रॉन्ग पसंद है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। तो बस आपको सेंटेंस मेकिंग पता होनी चाहिए। ही पुश्ड द डोर ओपनड, वैसे ओपनड यूज़ करते हैं, यहाँ पर ओपन यूज़ किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें। इस पैटर्न में मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंसेस हैं यूजुअली आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये वीडियोस देख रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए, सो दैट आप किसी के भी सामने खड़े हैं और आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपके सामने जो खड़ा है वो आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, ठीक है।
आपकी अच्छी इंग्लिश अच्छी है करनी है अगर आपको, तो पूरा ही कंप्लीट करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स हैं गेट, कीप। अब हम गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, वॉश एंड विश एंड पुश। ठीक है। तो ये जो हमने पैटर्न देखा है ना, पैटर्न 6, इसमें ये सारे जो हैं आपके वर्ब्स यूज़ होते हैं यूजुअली। ठीक है। पैटर्न 7 देख लेते हैं अब हम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर प्रपोजिशन आ जाएगा, फिर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे बनेंगे इसके सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट, दिस कार बिलोंग्स टू मी। ठीक है। तो दिस कार बिलोंग्स ये वर्ब हो गया, टू हमारा हो गया प्रपोजिशन, उसके बाद हम लगाएंगे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये प्रपोजिशन के हिसाब से यहाँ पर आपके जो है ऑब्जेक्ट लग रहे हैं, आप इनको सिंपल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, कंफ्यूज करने वाली बात है। दिस कार बिलोंग्स टू मी, शी मेट विद एन एक्सीडेंट, ही सक्सीडेड इन हिज अटैम्प्ट। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको खाली ये चीज़ें सेंटेंसेस दिमाग में रखने कि इस टाइप के सेंटेंसेस भी बनते हैं और इस पैटर्न पर बनते हैं, जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि एग्ज़ाम में कि स्पॉट द एरर या फिर जो भी अरेंजमेंट होता है एग्ज़ाम में जो सेंटेंस अरेंजमेंट्स होती हैं, उसमें सेंटेंसेस को कैसे आपको सही करेक्ट करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनफाइनाइटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी वॉन्ट्स टू स्लीप। इनफाइनाइटिव क्या थे आपके, टू स्लीप, टू टेक हिज मेडिसिन, टू पास द एग्ज़ाम। अब देखो ये सिंपली जो होते हैं इनफाइनाइटिव थे हमारे। फाइनाइटिव वो थे जिनके साथ सिर्फ एक ही वर्ब लगती है, लेकिन इनफाइनाइटिव थे वो किसी के भी साथ जो है आ जाते हैं। शी वॉन्ट्स टू स्लीप, ही फॉरगॉट टू टेक हिज मेडिसिन, आई होप्ड टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है। पैटर्न अब इसके कुछ यहाँ पर देखते हैं। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, लाइक, लव, प्रेफर, बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कॉन्टिन्यू, इंटेंट, प्रपोज, डिज़ायर, विश, वॉन्ट, हेट, डिसलाइक, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, ऑफर, लर्न। ठीक है। ये सारे जहाँ भी आते हैं उसके साथ आपका ये पैटर्न बनता है। ये सभी वर्ब्स जहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, वॉन्ट्स, फॉरगॉट, होप्ड, वहीं से आया ये यहाँ पे, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको अपना एक कॉमन सेंस डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इंग्लिश में, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे होंगे ना ये वाला एडवांस वर्ब, मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। अगर 3-4 बार पढ़ेंगे अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वैसे तो, लेकिन अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर अच्छी रखने चाहते हैं इंग्लिश को लेकर, तो आप ना एक डेली एक पैराग्राफ ज़रूर पढ़ें इंग्लिश का, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। ये चीज़ें आपको बहुत अभी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना इंग्लिश में, तो आपको ये चीज़ें बहुत ईजी और नॉर्मल लग रही होती कि आप सोचते हैं पढ़ना ही क्यों है। ठीक है। पैटर्न 9 देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो हो ही होगा, साथ में नाउन, प्रोनाउन या इनफाइनाइटिव। देखो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये जो हम ऊपर देख रहे हैं ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली। हमें खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस टाइप का सेंटेंस बन सकता है। जैसे आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, यहाँ पे क्या होगा ना, आपका यू, हिम, रोहित, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, लेकिन यहाँ पर टू के साथ यूज़ होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, आई अलाउड रोहित टू गो। ठीक है। मैं रोहित को जाना अलाउड करती हूँ, डॉक्टर ने उसको रेस्ट जो है एडवाइज़ किया, और आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, मैं चाहती हूँ कि तुम हेल्प करो इसकी। तो ये कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी बनते हैं, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है। इसीलिए हम ये चैप्टर देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब नाउन, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है। पैटर्न 10 देख लेते हैं। यहाँ पे वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसके बाद जेरेंड आ जाएगा। यहाँ पे ये किस टाइप का सेंटेंस है, इस पैटर्न में जेरेंड वाक्य के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। यहाँ पे जेरेंड किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ये खाली पैटर्न बता रहा है कि इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, आपको अपने दिमाग में रखने हैं बस। शी स्टार्टेड सिंगिंग, ही हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग, आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग करना पसंद है। ही हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग, उसने बात करना बंद कर दिया, फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने सिंगिंग करना शुरू कर दिया। तो ये इसमें खाली आपको याद रखना है कि लास्ट में जिरंड लग रहा है। ठीक है।
और कुछ भी नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, बस आपको ये दिमाग में रखना है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले मुख्य शब्द हैं। इस पैटर्न में कौन कौन से यूजुअली वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, इन्जॉय, प्रेफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ट्राई, अंडरस्टैंड, कीप, एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, इंटेंड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, can't help, rest, defer, worth, risk, it is no use, propose, regret और anticipate, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पैटर्न 11 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। हमने देखा ही तब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं ऊपर। ये आपको याद ही नहीं रखनी है, मैं सच बताऊँ, ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप बहुत अच्छी, आप 3-4 बार इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तब आप ये चीज़ें रखोगे दिमाग में तो चलेगा। अभी आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि इस टाइप के सेंटेंस भी बनते हैं, बस इस चैप्टर में आपको याद रखना है। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, मैंने उसे ब्रिज क्रॉस करते हुए देखा। आई हर्ड हिम शाउटिंग, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। यू केप्ट मी वेटिंग, तुमने मुझे वेट करवाया, ठीक है। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स हैं सी, हेयर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। इस टाइप के जो हैं आपके वर्ब्स यूज़ होते हैं इसमें, जैसे कि शी हर्ड हिम शाउटिंग, है ना, यू केप्ट मी वेटिंग, जो ऊपर सेंटेंस एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। पैटर्न 12 देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन आ जाएगा, प्लेन इनफाइनाइटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं एग्जाम्पल में। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गो। वी मेड हिम फिनिश द वर्क, हमने उससे काम फिनिश करवाया। आई बेड द बॉय लीव द रूम, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी उसके, ठीक है, उसके आगे जो है हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई जा, रूम से जा, लीव द रूम, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। आई बेड द बॉय लीव द रूम, आई विल नॉट लेट यू गो, वी मेड हिम फिनिश द वर्क, ठीक है। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले मुख्य वर्ब्स हैं सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हेयर, लिसन, फील, मेक, लेट, हेल्प, बिड। इस टाइप के सेंटेंसेस में आपके आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो अब हम कुछ वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स देख लेते हैं। जैसे कि बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने के कारण मैं नहीं आ सका, ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, ये गलत सेंटेंस है। क्यों? ये मैं आपको भी आगे बताऊंगी। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन फेल डाउन, देखो क्या होता है जब हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया या फिर कोई ऐसा सेंटेंस लगाया और आगे चल के हमने जो सब्जेक्ट यूज़ किया है ना, इसका मतलब हम उसी के जो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया उसी के बारे में हम यहाँ पर, वो सब्जेक्ट यहाँ पर अपने आप लग जाता है। यहाँ पर आई का यूज़ किया है, यानी कि आई बीइंग इल, मतलब मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट नहीं लगाया और बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? अपने आप आई लग जाएगा। तो आई बीइंग अ रेनी डे, आप क्या रेनी डे हो? आप क्या बरसात भरा दिन हो? नहीं, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है। ऐसे ही वॉकिंग अलॉन्ग द रोड माई पेन फेल डाउन, ठीक है, मेरा पेन गिर गया, तो यहाँ पर माई पेन हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ये अपने आप ही यहाँ पर क्या माना जाएगा? माई पेन है। तो माई पेन वॉकिंग, आपका पेन वॉक कर रहा है? नहीं ना, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा वाइल आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, आप अपने आप रीड कर लेना प्लीज़। ये सब ये जो मैंने आपको बताया है ना, यही यहाँ पर लिख कर बताई गई हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। वाइल आई वॉज वॉकिंग ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस जो है। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। इस क्रिया का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं, एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। किसी क्रिया का जो प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, उसकी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो क्रिया थर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस्ड जो है फॉर्म का प्रयोग करें। प्रैक्टिस नाउन है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर बोला द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे CED लगाए ना, प्रैक्टिस के अगर प्रैक्टिस्ड लगाना है तो आपको S का यूज़ करना पड़ेगा, SED ना कि CED, क्योंकि प्रैक्टिस आपका क्या बन जाता है, नाउन, और S वाला जो प्रैक्टिस होता है वो आपका वर्ब होता है। मैंने आपको वर्ब वाले चैप्टर में ये करवा दिया है। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज्ड एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट। तो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपरोक्त उदाहरण में इंग्लिश एडिशन एवं डॉक्यूमेंट संज्ञा यानी कि नाउन है जिनकी विशेषता बताने के लिए वर्ब का प्रयोग हो रहा है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर देखो, लेकिन अगर क्रिया वर्ब को जारी यानी कॉन्टिन्यूअस अवस्था में दर्शाया जाए तो वर्ब ING फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि राइजिंग प्राइस, अगर कॉन्टिन्यूअस अवस्था में दर्शाया जा रहा है अगर क्रिया को, तो हम ING फॉर्म यूज़ करेंगे, राइजिंग प्राइस, डेवलपिंग कंट्री और स्टीमिंग कप ऑफ टी। ठीक है, ऐसे ही अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए तो उसे ING फॉर्म, अगर नाउन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं क्रिया का तो उसे ING फॉर्म यानी कि जेरेंड 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, उसके बाद है आपका क्रिया कैसे हुआ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। ठीक है, क्रिया कैसी हुई है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर सामान्यतः LY में ख़त्म होता है। आप लोग एडवर्ब आगे चल के पढ़ोगे, अब आप उसका जो सिंपल आप पहचानते कैसे हो एडवर्ब, उसके लास्ट में LY लगा होता है। जैसे कि ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही टॉक्स पोलाइटली, तो LY आता है लास्ट में, तो हम समझ जाते हैं ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर वर्ब हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित हो, वर्ब जो है हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित हो, तो उसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग करें। जैसे कि ही लुक्स ऑनेस्ट, ही साउंड्स पोलाइट। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, वो ऑनेस्ट दिखता है और पोलाइट साउंड करता है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते ही साउंड्स पोलाइटली, नहीं। नीचे दिए गए 7 क्रियाएं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जैसे कि लुक, सीन, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये हमारे सेंसेस हैं। ठीक है, इंद्रियां हैं। हम 6 सेंसेस आप सुना है आपने, वही उसी में से हैं ये सब चीज़ें। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, स्टे, रिमेन, प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। When he heard the news, he became sad. We adapt to the environment. नहीं, we adapt ourselves to the environment. ठीक है, अडाप्ट के जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि वी अडाप्ट ourselves, ये आना ज़रूरी था इसके साथ। कुछ ऐसे वर्ब्स कौन कौन से हैं, एक्वेट, एब्सेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज़, रिज़ाइन, इनकी हिंदी में आप देख सकते हैं हालात की स्वीकार कर लेना। ठीक है, इसकी हिंदी के मतलब आप खुद देख लेना हिंदी में क्या मीनिंग है सबके। अवेंज, इन्जॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, सब जो जितने भी वर्ड हैं, एक्वेट, रिकनसाइल, अप्लाई इत्यादि का प्रयोग ऊपर दिए गए अर्थ के संदर्भ में होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ऑफिसर्स एक्वेटेड दैमसेल्व्स, तो मतलब ये जो हमने वर्ड्स पढ़े ना, इनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इनकम्प्लीट, अधूरे हो जाएंगे, गलत बन जाएगा सेंटेंस। द ऑफिसर्स एक्वेटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है, she has reconciled herself to the demands of her in-laws. The students exert themselves a lot at the time of examination. You will have to apply yourself to this task wholeheartedly. आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, You will have to apply yourself to this task wholeheartedly. I pride myself on being able to work smoothly under pressure too.
यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, यही सब होते हैं, उनका यूज़ करना ही पड़ता है। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू येट अनदर डे विदाउट फूड। तो रिजाइंड हिमसेल्फ, तो कुछ सेंटेंस ऐसे वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ब्स ऐसे होते हैं, उनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने ही पड़ते हैं। नोट करने वाली बात यह है, दे एन्जॉयड द पार्टी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दे एन्जॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, देम सेल्फ का प्रयोग एन्जॉयड के बाद करें, ठीक है। दे एन्जॉयड देम सेल्फ, दे एन्जॉयड द पार्टी, यहाँ पर लगाएं ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। नेक्स्ट है, अगर एन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। इसमें क्या बोला है, एन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख है, अगर ऑब्जेक्ट के एन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट के का उल्लेख नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे कि ही वॉज एब्सेंट, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमने क्या बोला, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ठीक है। अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, ठीक है। नोट, अगर एक्वेट का अर्थ बरी करना है तो एक्वेट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, ठीक है। जैसे द कोर्ट एक्विटेड हिम, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, एक्वेट के दो मतलब होते हैं। जैसे कि अगर एक्वेट का अर्थ व्यवहार करना है तो देखो, एक एक्वेट मतलब होता है व्यवहार करना, एक अच्छा पॉजिटिव, एक होता है एक्वेट बरी करना, तो दोनों में आपको समझना पड़ेगा। अगर व्यवहार करना है तो ही हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब चीज़ें जो हैं, एक्वेट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ही एक्वेटेड हिमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द राइड, ठीक है। अगर रिकनसाइल का अर्थ है सुलह करना तो रिकनसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे आई रिकनसाइल्ड विद हिम आफ्टर द बिटर आर्ग्यूमेंट, अगर रिकनसाइल का मतलब सुलह करना है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ही रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ, जैसे कि अगर रिकनसाइल का अर्थ बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना, रिकनसाइल मतलब एक मतलब होता है कि सुलह कर लेना, एक होता है बेमन से लेकिन स्वीकार कर लेना, तो रिकनसाइल, तो ऐसे में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ हिज बॉस, ठीक है। संक्षेप में कहा जाए तो अगर सब्जेक्ट की क्रिया का रिसीवर हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट की क्रिया का रिसीवर हो तो ऊपर दिए गए वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बुरे लोगों से, बुरी संगत से अपने आप को दूर रखें। कीप अवे, ये जो है गलत सेंटेंस है, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, यहाँ पर हम ये लगाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कीप योर सेल्फ अवे, बोलेंगे कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, ड्रॉप हिमसेल्फ, यहाँ पर हम हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, ही हिड इन द रूम। यहीं पर आप देखोगे कीप के जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वर्ब्स की सूची आप देख सकते हो, कीप के जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होता, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ठीक है। इनके बाद आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होते, जैसे कि आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, नहीं, आई देन नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ही इन्वाइटेड मी ऑन टी या फॉर टी, नहीं, हम बोलेंगे ही इन्वाइटेड मी टू टी, ठीक है। तो इनवाइट आ गया ना यहाँ पे, हाँ, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। ये सेंटेंस आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं कि इसको हम ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। देख लेते हैं आगे। वर्ब के बाद आने वाला प्रेपोजिशन या तो फिक्स होता है या फिर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब के बाद आने वाला प्रेपोजिशन हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार नहीं होना चाहिए। देखो, प्रेपोजिशन चैप्टर हमें देखना पड़ेगा इसके लिए, ये खाली आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें, जैसे कि द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, ठीक है। इसमें बोला है कि पुअर जो गरीब होते हैं उनके पास कोई बेड नहीं है सोने के लिए। ही हैड नो पेन टू राइट विद, तो यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो हमने लास्ट में लगा दिया इनको प्रेपोजिशन को, ठीक है। डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन,
तो ये बस आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं बस, ठीक है। ये हम प्रेपोजिशन चैप्टर में देखेंगे आगे चल के। ज़्यादा कंफ्यूज होने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है, बस आपको सेंटेंसेस, जितने भी मैंने सेंटेंसेस इसमें करवाए हैं, बस इनको 4-5 बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है बस, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे और आपको चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि किसी नाउन या जैसे कि बेड, पेन को कोई इनफाइनाइटिव या टू, स्लीप, टू, राइट आदि क्वालिफाई करें तो इनफाइनाइटिव के बाद प्रपोजिशन इन, विद इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे कि आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, ये तो गलत है ना, ये सेंटेंस ही गलत है। आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू, क्योंकि आई हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे तो गायब भी कर दी इन्होंने, तो ये तो सिंपली हम सेंटेंसेस टेंस पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप समझ जाओगे। नथिंग हैज़ और विल मोर ट्रैजिक दैन हिज डिमाइज, देखो हैज़ था और यहाँ पे वर्ब कौन सी है, बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। नथिंग हैज़ बीन और विल बी मोर ट्रैजिक दैन हिज डिमाइज, ठीक है। तो ये तो आप टेंस पढ़ चुके हो, चैप्टर उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, अगर एक वाक्य में एक वर्ब के 2 फॉर्म्स की ज़रूरत हो तो दोनों फॉर्म्स का प्रयोग करें, ठीक है। ये बोला है इसमें कि किसी भी एक सेंटेंस में अगर वर्ब के दोनों फॉर्म्स की ज़रूरत हो, जैसे कि ऊपर हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग रही थी क्योंकि हमने हैव यूज़ किया था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग रही थी क्योंकि हमने विल यूज़ किया था। ऐसे ही तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम दोनों फॉर्म यूज़ करेंगे। ऐसे ही अब देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, इफ़ ही वॉज अ मिलियनेयर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। देखो ये गलत है, क्यों गलत है, इफ़ ही वर, हमने क्या बोला है, हमेशा जब कोई हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी सेंटेंसेस, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, ये खाली दोबारा से आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब हम इमेजिनेशन पे बात कर रहे होते हैं तो हमेशा वर का यूज़ करते हैं, चाहे ही हो, शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम वर ही लगाएंगे। इफ़ ही वर, ये इट नहीं है, इफ़ है, करेक्ट कर लेना। इफ़ ही वर अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्तमान के में काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करें, जो हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग लिव द किंग, ये हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि हम एक दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो राजा है उसकी उम्र लंबी हो। देखो ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे कोई वर्ब हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का रूप दिया जाता है, जैसे कि ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनके साथ हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल्स, द, ये सब, ये सब या एन, ये सब लगा के हम क्या करते हैं, उसको नाउन बना देते हैं। जैसे कि ही इज़ वॉकिंग, तो ये क्या है हमारा, वॉकिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। लेकिन देखो ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया, ए लगा दिया, गोइंग फॉर ए वॉक, ए एन, तो ये क्या लग गया, ए क्या है, आर्टिकल, तो अब ये क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया, यहाँ पे वर्ब था। ऐसे ही राइड्स अ हॉर्स, अब यहाँ पर राइड्स क्या है, हमारा वर्ब है, यहाँ पर देखो ही वेंट फॉर अ राइड, ए लगा के हमने क्या कर दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो अब ये नाउन बन गया, ठीक है। ये मतलब वर्ब को नाउन में आर्टिकल लगा के भी चेंज कर सकते हैं, वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं आर्टिकल लगाकर, बेसिकली ये बोला है इसमें। ये चैप्टर खाली आपका कॉमन सेंस डेवलप कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश में, और कुछ नहीं है। अगर अलग अलग वर्ब्स एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़े तो सभी प्रेपोजिशन का प्रयोग करें, जैसे कि एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यहाँ पर आप ऑन, दोनों में ऑन नहीं लगा सकते, इसलिए आपने ऑन अलग से यूज़ किया है और इन अलग से यूज़ किया है। ऑन लैंड ज़मीन पर, इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ हमें इन लगाना पड़ेगा। जो एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है, जी सकते हैं। ही वॉज एक्वेटेड ऑफ एंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, देखो एक्वेटेड के साथ हम ऑफ लगाते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब्ड के साथ फ्रॉम लगाते हैं, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग प्रिपोजिशन दिया है। ऑल द चार्जेस ऑफ करप्शन, सॉरी, ठीक है। आई एम हैविंग अ कार, नहीं ये गलत है, आई हैव अ कार, ठीक है, सिंपली लगाएंगे यहाँ पर, मेरे पास कार है।
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जा सकता। हैव को हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। ऐसे वर्ब्स की सूची देख लेते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्लीज़, नोटिस, रिकॉग्नाइज, लुक, अपीयर। हम पहले भी ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपकी रिवीजन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसे वर्ब्स के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। वर्ब्स ऑफ थॉट, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। वर्ब्स ऑफ पैशन, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट। वर्ब ऑफ फीलिंग और टेस्ट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। तो जितने भी ये वर्ब्स हैं यहाँ पर, वर्ब्स इन जनरल, ये सब देख लेते हैं पहले। अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज़, प्रेफर, एग्जिट। विस्तार से जानकारी के लिए टेंस में कॉन्टिन्यूस भाग देखें। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी ये रिवीजन है। जितने भी हमने ये वर्ब्स देखे हैं 99% हम इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम केसेस में इनके साथ आईएनजी यूज़ होता है, ठीक है। एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ ना करें। तो एज का प्रयोग हम किसके साथ नहीं कर सकते? नेम के साथ, इलेक्ट के साथ, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज़। एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ किया जा सकता है, जैसे कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कैसे हम एज का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं और किसके साथ नहीं, ये बताया गया है ऊपर खाली। फर्स्ट, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। इसके साथ हम एज लगाएंगे। हिम के बाद हम क्या लगा देंगे? एज। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ठीक है। बायोलॉजी, हैज़ बीन डिफाइंड, डिफाइंड के बाद हम एज लगा देंगे। बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही शी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो हम कंसिडर्ड के साथ एज नहीं लगाएंगे, शी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। एज हटा देंगे यहाँ से। द टीचर कॉल्ड हिम, एज स्टूपिड नहीं, एज हटा देंगे। द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ लेक्चरार। तो हमें एज हटा देना है यहाँ पे, ठीक है। अपॉइंट के साथ हम एज यूज़ नहीं करते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं हम किसके साथ एज लगा सकते हैं, किसके साथ नहीं। ही थिंक्स हर एज अ फूल, एज हटा देना है यहाँ पे। ही थिंक्स हर अ फूल, ठीक है। सिंपली यही होगा कि वो सोचता है कि वो पागल है। ख़त्म हो गया है चैप्टर, ऑलमोस्ट फिनिश। लास्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर वाक्य में इट इज़ हाई टाइम या फिर इट्स टाइम का प्रयोग हो और उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करें। ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं। जैसे इट्स हाई टाइम यू डिड समथिंग, तो हम क्या करेंगे? इट्स हाई टाइम या फिर इट्स टाइम हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो तो हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यू डिड समथिंग, डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म। कई शब्द का प्रयोग अक्सर एक साथ किया जाता है, जैसे कलेक्शन कहते कोलोकेशन कहते हैं। वर्ब से संबंधित कुछ कोलोकेशन देखें। इसमें क्या बोला? कई शब्द का प्रयोग अक्सर एक साथ किया जाता है, जैसे कि हैव लंच, हैव अ गुड टाइम, हैव अ शावर, हैव अ ड्रीम, हैव अ कॉन्वर्जेशन। ये हो गया। ऐसे टेक के साथ टेक एन एग्जाम, टेक एडवांटेज, टेक एन एक्शन, टेक रिस्क, टेक योर टाइम। मेक के साथ हम क्या लगा देते हैं? मेक अ डिमांड, मेक अ जेस्चर, मेक अ नॉइज़, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ मिस्टेक। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं वो इसमें बताया गया। वर्ब यूज़ करते हैं ये बताया गया है। ये आपका जो है इंग्लिश में कॉमन सेंस डेवलप करेगा। ये चीज़ें किस तरीके से आपको सेंटेंस अगर बिल्ड करने हैं तो ये आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स और भी हैं। लॉन्च स्कीम, रेंडर हेल्प, इम्पार्ट एजुकेशन, लिवाई टैक्स, इम्पोज टैक्स या फाइन, लेवल चार्जेस, होन योर स्किल्स, फर्निश डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। ऐसे ही है टेक ओवर सम की पोस्ट, आउस्ट फ्रॉम की पोस्ट।
ये कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स हैं जो हम यूजुअली जो है डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में खासकर यूज़ होते हैं ये सब। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टू समेत अन्य प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो उसके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशंस होंगे उसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि ही इज़ अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग। देखो यहाँ पर आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे आपने देखा अफ्रेड टू डू एनीथिंग, अफ्रेड ऑफ, यहाँ पर ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपको दिमाग में रखने की, इस टाइप से ये बनते हैं बस। ठीक है, बाकी हिंदी में दिया हुआ है, आपको चीज़ें 2-3 बार पढ़ के समझ में आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट्स भी आगे दिए हुए हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम सब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट तो करवाऊँगी। आई होप ये वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल चल रही होंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, वैसे मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस बच्चे का इंटरेस्ट होगा, अच्छी लगेंगी वीडियोस, यूज़फुल लगेगा उन्हें चैनल, तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। बट फिर भी मैं बोलती हूँ, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कॉमेंट करके बता दें कि ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी हेल्प हो जाएगी उसमें। थैंक यू सो मच एवरीवन।